बहुत अच्छे ठीक मार्क्स मिल गए हैं, तो हमें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास 12 में हम लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है और डे 1 से एक टारगेट लेके चलना है कि हमें कम से कम 90 प्लस पे आना है। और आप सब इस पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपको डे 1 से ये टारगेट लेके चलना होगा कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना ही है। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे फ्रॉम डे 1, आज क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, अगर आपने सोचा अरे आज तो पहली क्लास है, ट्रायल क्लास है, ये तो सर ने खाली बकवास करेंगे आज, नहीं, ठीक है, एवरी क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर 90 प्लस। अदरवाइज तो फिर एवरेज वालों की तो भीड़ है ही है उसमें, कोई 60 पा रहा है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई 70 पा रहा है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 90 प्लस लाना है, और 90 प्लस क्यों लाना है, क्यों लाना है, अगर आप 90 प्लस अकाउंट्स में लेके आते हैं, इकोनॉमिक्स में लेके आते हैं, अदर सब्जेक्ट्स में लेके आते हैं, तभी आप, इसका मतलब आपको अपने सब्जेक्ट में पूरा पूरा कमांड है। और उसके बाद आप क्लास 12 के बाद जो भी करियर परस्यू करना चाहते हैं, अगर यू वांट टू गो फॉर BBA और यू वांट टू गो फॉर CUET और BCom, तो आप उसको इजीली आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लास 12 में आपने पढ़ाई नहीं करी है तो फिर आपके लिए आगे फ्यूचर के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे, चाहे आप CA में जाते हैं, CS में जाते हैं, या CMA में जाते हैं, या BCom करते हैं, कुछ भी। ओके, तो टेक योर क्लासेस वेरी वेरी सीरियसली। और सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम गुमसुम हो जाए, नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक टारगेट के साथ पढ़ना है कि हम लोगों को कितना स्कोर करना है, 90 प्लस कम से कम, ये कम से कम है 90 प्लस, मैक्सिमम कहाँ पहुँचना है 100। ठीक है, और ऐसा नहीं है 100 मार्क्स इम्पॉसिबल है, वो भी आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, और इस पर वर्क करना आज ही से शुरू करेंगे। ठीक, ओके, देखिए अब मैं आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा कहानी वाली नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, सीधे मुद्दे पे आते हैं, काम की बातें करते हैं। हम लोगों का जो अकाउंट्स का सिलेबस है, इसमें जो सबसे फर्स्ट यूनिट है, इट इज पार्टनरशिप, comprising 4 chapters. First chapter is fundamental of partnership, second chapter is valuation of goodwill, third chapter is admission of partner, fourth chapter is retirement and death, and the fifth one, sorry, 5 chapters है dissolution of partnership firm. So how many topics we have to cover? 5. Since goodwill of valuation of goodwill जो है admission का ही part है, तो you can say 4 topics और 5 topics. अगर हम उसको separate ले लेते हैं तो 5 बन जाते हैं। तो पार्टनरशिप हमारा सबसे पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आप कह सकते हैं 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फंडामेंटल्स। सेकंड टॉपिक क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थर्ड टॉपिक क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ क्या है? रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। और फिफ्थ क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिलहाल हम उसी की बात करते हैं, बाद में जब आगे नए यूनिट्स पे आएंगे तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम लोग लेटर ऑन करेंगे, पहले हम लोग थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं, फिर कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से कितना वेटेज ऑफ मार्क्स है। ठीक है, किस यूनिट से, जैसे पार्टनरशिप एक पूरी कंप्लीट यूनिट है, तो पार्टनरशिप एंटायर यूनिट से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, कंपनी से एक अलग यूनिट है, उससे आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, इस सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न की हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सारा काम हम लोग करेंगे कब? प्रोडक्टिव पीरियड में नहीं, अनप्रोडक्टिव पीरियड। ये हम लोग एक स्पेशल सेशन रखेंगे इसका। ठीक है, संडे को क्लास करके इसका एक स्पेशल सेशन रखेंगे, जिस पर हम लोग क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, अपनी मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं काउंसिल का मेंबर भी हूँ, पिछले बहुत सालों से मैं काउंसिल में कॉपीज भी चेक करता हुआ आ रहा हूँ, तो कैसे कहाँ मार्क्स आपके लूज होते हैं, कहाँ स्कोर होते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हर चैप्टर से कितना वेटेज ऑफ मार्क्स है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर, विच इज फंडामेंटल्स
पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, let me know how many types of business are there. आप या ये कह सकते हैं कि what are the forms of business, कितने तरीके के बिजनेस होते हैं, कौन कौन से? B2C, B2B, नहीं, forms of business मैं पूछ रहा हूँ, forms of business. Sole proprietorship. Yeah, very good. Partnership. Sole proprietorship, then Partnership. partnership or Joint stock company. joint stock company. These are three forms of business. हम बिजनेस को कैरी कर सकते हैं या तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, या पार्टनरशिप फॉर्म में, या जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में। नाउ आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है? one man and Sole proprietor is carried by one person. It is owned, controlled, financed and managed by one person. इसमें पार्टनरशिप में क्या खास बात है? Two or more person. Two or more. दो या दो से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में 7 or more. नहीं, यहाँ पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में फर्क है। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, वो होती है 2, और इसमें जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है? 7, ठीक है ना। बाकी हम लोग कंपनीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मैक्सिमम की अगर बात करें तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो मैक्सिमम लिमिट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 200 है और उसमें कितनी है? अनलिमिटेड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक पर्सन, एक व्यक्ति होता है जो पूरे बिजनेस में पैसा लगाता है, संभालता है, मैनेज करता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको खुद रखता है, ठीक है। पार्टनरशिप में कई लोगों ने मिलकर के पैसा लगाया, कई लोगों ने मिलकर बिजनेस को मैनेज किया, तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो एक के पास होगा या सबके पास बटेगा? सबको बटेगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे सब में वो प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वो पार्टनर है, अगर पैसा लगाया गया है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर, तो जिसने जिसने पैसा लगाया होगा सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है? नो। पार्टनरशिप में जरूरत है? यस। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जरूरत है? यस। यहाँ भी चूंकि इसमें सिंगल पर्सन, इसमें 2 और मोर पर्सन, और इसमें क्या है? बहुत सारे लोग। तीनों में जो सिंपल डिफरेंस अगर करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक पर्सन है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है? बहुत सारे, ठीक है। हम लोग फिलहाल अभी जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। अब एक और बात, ये 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस तो हैं, दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। क्या इनकी अकाउंटिंग की बात मैं कर रहा हूं, अकाउंटिंग करने का जो मेथड होगा, द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, क्या वो सब में अलग अलग होगा? यानी कि जो आपने क्लास 11 में रूल्स सीखे हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जर्नल एंट्रीज के, वो क्या रूल्स सब में अलग अलग होंगे क्या? रूल्स तो एक ही होंगे ना। मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ। जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम जो आपने पढ़ा क्लास 11 में, ठीक है, आपने क्या पढ़ा क्लास 11 में? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन जर्नल इन द फॉर्म ऑफ एंट्रीज, देन दोज एंट्रीज आर पोस्टेड टू लेजर। फिर हम लोग लेजर से क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यही है ना? बोलिए, यही करते हैं। सबसे पहले हमारी जो कंपनी स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है? जर्नल से। फिर दूसरा लेजर, थर्ड ट्रायल बैलेंस, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट,
इनकम स्टेटमेंट में आप क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने अभी भी सीखा है ना, क्लास 11 में फाइनेंस में पढ़ा है आपने। क्या क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खतरनाक लगता था ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आ जाते थे। चलो कह रहा स्टेटमेंट छूट गया आपका, ठीक है, पीछा छूट गया उससे। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद लास्ट में तो क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट। यही आप करते थे। तो बेटा ये बताइए कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो तो आप इसी सिस्टम को फॉलो करोगे, है ना। पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो तो भी यही सिस्टम फॉलो होगा। जॉइंट स्टॉक फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो तो भी सेम सिस्टम फॉलो होगा या कुछ अलग सिस्टम फॉलो होगा? सेम सिस्टम फॉलो होगा ना। बोलिए, हम अपने बिजनेस को कैरी करें चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे या पार्टनरशिप बेसिस पे या जॉइंट स्टॉक कंपनी के बेसिस पे, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है बच्चों, वो क्या हर बिजनेस टू बिजनेस चेंज होगा क्या? बिल्कुल से। अब आप जर्नल के जो भी रूल्स आपने पढ़े हैं क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, वही तो पार्टनरशिप में भी अप्लाई हो जाएंगे भाई। फर्नीचर इज रियल अकाउंट, तो क्या पार्टनरशिप में वो अलग हो जाएगा क्या? बोलिए, अलग हो जाएगा? या जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो अलग हो जाएगा? इट विल बी रियल अकाउंट ओनली, आइदर इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी। Salaries is nominal account. It is nominal account for sole proprietorship also, partnership also, and joint stock company also. तो हमारा what I am trying to explain, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि हमारा बिजनेस किसी भी फॉर्म का हो, आइदर इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो चेंज नहीं है। हाँ, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटर के जो काम हम करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, वहाँ पर यहाँ पर भी वही सारा काम होगा, लेकिन कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट और करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते हैं और पार्टनरशिप में होते हैं, ठीक है, वही चीजें हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। हम लोग आज से टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी जो आपको चीज़ सिखाई वो ये बताई कि जो आपने क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ी हुई है वही सारी चीज़ें आपकी अप्लाई होने जा रही है इस चैप्टर में, कुछ बदल नहीं रहा है, ठीक है। बस अभी आपने जो क्लास 11 में व्हाट वाज द लास्ट चैप्टर व्हिच यू ऑल हैव कंप्लीटेड क्लास 11? I think it was the final accounts of sole proprietor, ठीक है ना। सबसे लास्ट टॉपिक जो रहा होगा वो क्या रहा होगा? फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल। क्या आप कह सकते हो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कौन सा था? फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यही था। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर में आपने क्या सीखा था? क्या वो चैप्टर किस पर बेस्ड था? किस पर बेस्ड था वो चैप्टर? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, बैलेंस शीट बनाई उसमें। क्यों? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया वो क्यों बनाया? बिजनेस प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, टू ascertain the value of profit or loss of the business. This was the purpose of preparing what? ट्रेडिंग पीएल बनाने का पर्पस क्या था? यही जानना कि आपका बिजनेस, अब वो बिजनेस किसी भी नेचर का हो, सुन लीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर बिजनेस को बनाना है वैसे ही जैसे आपने अभी सीखा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, डीएल अकाउंट बनाना सीखा है। तो आप चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी चला रहे हो, आपको अपना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसे कि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हाँ, उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन उसको बनाने के जो रूल्स हैं वो वही सारे अप्लाई लगभग होते हैं। इज दिस क्लियर? तो अब हमारा इसमें चेंज क्या हो रहा है? जब मैं कह रहा हूँ, अब आप सोच रहे होंगे सर फिर हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं पार्टनरशिप में? भैया आप कह रहे हो कि वही सब कुछ जो सोल
पार्टनरशिप में कितने होते हैं? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो ये तो पता है, ठीक। अब ये बताओ दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट्स नहीं शेयर होते। एग्जैक्टली, जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में, जो दूसरा सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के। सोल प्रोप्राइटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर हिज प्रॉफिट और लॉस विद एनीवन। क्या सोल प्रोप्राइटर को अपना प्रॉफिट या लॉस बनाने बांटने की जरूरत है? नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में जरूरत है। पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू मिल जाती है आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, अब ये प्रॉफिट पहले जो आपने क्लास 11 में याद है, आपके चैप्टर का नाम क्या था? आपके चैप्टर का नाम था फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। उसमें ये लिखा है फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। और सोल प्रोप्राइटर को अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारा काम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के जो भी एक्टिविटीज हैं ये सब कुछ वैसे ही चलेगी जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में सीखा। वैसे ही आप ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करोगे, फिर उसकी पोस्टिंग करोगे लेजर में, फिर उसको आप बैलेंसिंग करोगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आपने अभी तक जो अकाउंट बनाना सीखा वो एक अकाउंट बनाना सीखा, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, इससे जो प्रॉफिट निकलता था इसको आप क्या नाम देते थे? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। याद आया? ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपको प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर मिलती थी उसको आप क्या नाम देते थे? याद आ गया या नहीं आ गया? याद आ गया। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट बनाते थे आप? आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों इसमें जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आती थी इसको आप क्या नाम देते थे? आप इसको बोलते थे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब जो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, निकल के आता था, कहां से निकल के आता था? ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां से निकल के आता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां से निकल के आता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना बेटा? यही तो है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों ने क्या निकाला? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आपने कैलकुलेट किया, क्या इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आपको किसी के साथ बांटने की जरूरत थी सोल प्रोप्राइटर के केस में? नहीं। तो हम लोग करते क्या थे, थोड़ा सा अगर आप याद करिए, थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ लिखते थे, ये आपका पीएल अकाउंट है अगर, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। याद आया? यही लिखते थे या नहीं लिखते थे? अगर नेट प्रॉफिट आपका 100 है तो आप यहाँ लिखते थे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब आपने जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको सीधे किसको ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट। तो वो कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है? ओनर। ओनर एक है या दो है? एक। दो प्रोप्राइटर की क्या बात है इसकी बात? एक। ओनर कितना है? एक। इसीलिए सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है। कैपिटल वर्ड लिखने का मतलब अंडरस्टूड है कि अगर राम ओनर है तो राम का कैपिटल अकाउंट है, एक्स ओनर है तो एक्स का कैपिटल अकाउंट है। इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट का मतलब अंडरस्टूड है कि इट इज द अकाउंट ऑफ आइदर राम और श्याम, हूएवर इज द ओनर। जो भी ओनर है उसी का ये अकाउंट है। ये बात समझ गए? तो हम लोगों को चूंकि प्रॉफिट बांटना है या नहीं बांटना है, सोल प्रोप्राइटर के केस में हमें प्रॉफिट बांटने की जरूरत है या नहीं है या नहीं? नहीं है। नहीं। तो हम लोगों ने चुपचाप जो भी प्रॉफिट आया उसकी वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर दिया बच्चों? ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? कैपिटल अकाउंट। लॉस आता तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं लॉस आता था, यही किया आप लोगों ने या नहीं किया? ठीक है, आपको कर क्या है मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग ऑलरेडी सीख के आए हो। बोलिए क्लास 11 में ये पीएल अकाउंट में आपने किया है या नहीं किया? याद आ गया, रिकॉल हो गया? यहाँ पर आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया या सीधे ओनर को ट्रांसफर कर दिया? सीधे आपने ओनर को ट्रांसफर। ओनर का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट। ओनर या ओनर्स का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जिससे आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वैल्यू मिल गई, और इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आपने उस प्रॉफिट या लॉस को सीधे क्या कर दिया? दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसको? प्रोप्राइटर को। किस अकाउंट में? उसके कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि ओनर का कौन सा अकाउंट होता है बिजनेस में? कैपिटल। जो भी ओनर कंट्रीब्यूशन करता है बिजनेस में उसको आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। आप सबको पता होगा, है ना? कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओनर इज रिकॉर्डेड इन व्हिच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में हम लोग को मालूम है कि हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। याद है क्लास 11 में पढ़ा था कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों एक है या अलग अलग है? दोनों क्या है? अलग अलग है। और हम लोग जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस या ओनर? हम लोगों को किसको कंसर्न है? हम लोग बिजनेस से, हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं। हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो बिजनेस में जब ओनर पैसा लगाता है, when owner contributes towards the business, तो बिजनेस उसके कंट्रीब्यूशन को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करता है? कैपिटल अकाउंट। किस अकाउंट में? ये बात याद आ गई, ठीक है? तो जब ओनर को, जब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या ये लॉस हुआ, तो ये बिजनेस ने किसको ट्रांसफर कर दिया? ओनर को ट्रांसफर कर दिया। उसके कौन से अकाउंट में? यहाँ तक की बातें क्लियर हुई है मुझे? ये मैंने अभी आपको क्लास 12 की कोई बात नहीं बताई है, मैंने आपको सारी क्लास 11 की बातें बताई है ना? कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की वैल्यू मिली। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वैल्यू मिल रही है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? ओनर के अकाउंट में। और ओनर का कौन सा अकाउंट होता है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? लेकिन अब पार्टनरशिप में क्या ये काम हो सकता है क्या? पार्टनरशिप में इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्या इसको सीधे एक आदमी को ट्रांसफर करेंगे या सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की। इसकी बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी या जो भी पार्टनर्स हैं, तो पीएल अकाउंट से आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू मिलेगी, इसे हमें क्या करना है? किसी एक को देना है या सबको देना है? जो भी उनके बीच में आपस में तय हुआ होगा, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट बना होगा, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस प्रॉफिट का क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इस बिजनेस में, इसमें पार्टनरशिप बिजनेस में ये एक नया काम आ गया हमारे सामने। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट आपने बनाया किस पर्पज से? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। किस लिए? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना? यहाँ पर आपने प्रॉफिट या लॉस को क्या किया? कैलकुलेट किया। क्या किया? ये बात समझ में आई? लेकिन अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया होता।
इस प्रॉफिट का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे तो आप लोग को लग रहा है बड़ा आसान काम है, जितने पार्टनर है सबको इक्वली बांट दो प्रॉफिट। जी नहीं, शेयर से अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे ये डिसाइड होगा कि पार्टनरशिप आगे चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, अगर तो पार्टनरशिप में से क्या कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे, कहेंगे भैया मुझे आपका पार्टनर नहीं बनना है, मेरा पैसा दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना पार्टनर तुम्हारे बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप में बेईमानी हो रही है। तो पार्टनरशिप का एक फीचर है अटमोस्ट गुड फेथ। अगर आप लोगों को याद होगा क्लास में जैसे हमने पढ़ा था, फीचर है ना अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप की नींव रखी जाती है किस पर, फेथ पर, ट्रस्ट पर। और ये ट्रस्ट किस पर निर्भर होता है, पैसे पर। और अगर पैसे में ही बेईमानी हो जाएगी, अगर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में ही बेईमानी हो जाएगी, तो क्या पार्टनरशिप चलेगी, क्या नहीं चलेगी। इसलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। सुनने में और देखने में तो लग रहा है बड़ा सिंपल काम है कि भाई प्रॉफिट कभी बराबर बराबर बांट दो, लेकिन बेटा इतना आसान काम नहीं है। जब प्रॉफिट हो जाता है ना, तब बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। यानी तो कैसा मुद्दा, तब मान के चलिए आप एकांश और अनन्य, आप दो पार्टनर्स हैं और आप लोग एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो अब जब प्रॉफिट निकल आया तो ये हुआ चलो आधा आधा बांट लें। तो अनन्य ने कहा कि भाई आधा आधा नहीं, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। मैं तो कोई काम ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा वर्क करता था, मैं हमेशा दौड़ करके जो है दौड़ धूप करता था, मैं ऑर्डर्स लाता था सारे, तुम तो खाली दुकान में बैठे रहते थे, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो एकांश ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तो दुकान में पूरा दिन बैठा रहता था, मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ किया, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए लड़ाई होना शुरू हो गई ना, फिर होगा कि भाई मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, तुमने कम कैपिटल लगाई है, तो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, तुम्हें कम मिलना चाहिए, बराबर का क्यों होगा भाई। तो प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना बच्चों, तो ये इतना आसान काम नहीं होता है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक पार्टनर फुल्ली क्या हो, सेटिस्फाइड हो, और वो पूरे जस्टिस के साथ होना चाहिए। तो जस्टिस के साथ कैसे होगा, जस्टिस के साथ, वो तो डीड तो चलिए छोड़ दीजिए, जस्टिस के साथ तब होगा जब हर एक पार्टनर को प्रॉफिट उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मिले। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब आप प्रॉफिट बांट रहे हैं तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलिए करना चाहिए या नहीं। जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और कम लगाने वाले को कम, ये बराबर का होना चाहिए। अगर मान लीजिए दो पार्टनर है राम और श्याम, राम ने लगाया 10 लाख रुपया और श्याम ने लगाया 5 लाख रुपया, तो क्या प्रॉफिट जो होगा दोनों बराबर बढ़ना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए, किसका ज़्यादा होना चाहिए? 10 लाख वाला कौन है? राम। 5 लाख वाला कौन है? श्याम। तो किसका ज़्यादा होना चाहिए? राम का। श्याम का कम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन में खाली कैपिटल कंट्रीब्यूशन का ही रोल नहीं आता है, आपके एफर्ट्स का भी रोल आता है। किसका? आपके एफर्ट्स का, आपकी मेहनत का। अब अगर मान लीजिए राम और श्याम दो पार्टनर हैं, दोनों ने बराबर के पैसे लगाए, अब केस 2 ले रहा हूं मैं, दोनों ने बराबर के पैसे लगाए 10-10 लाख रुपए, लेकिन राम ने कहा कि भाई मैं तो स्लीपिंग पार्टनर रहूंगा, मैं कोई काम वाम ना करूंगा, पैसा लगवा लो मुझसे, मैं रहूंगा क्या? स्लीपिंग पार्टनर। और श्याम तुम रहोगे एक्टिव पार्टनर। पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आप लोगों ने? स्लीपिंग पार्टनर सुना है? गवर्नमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर who contributes the capital but do not take active part in the management। तो राम ने कहा भाई देखो मैं तो स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे रहूंगा, पैसा लगा रहा हूं बराबर का, 10 लाख लगा रहा हूं, तुम भी 10 लाख लगा रहे हो, लेकिन काम
नहीं करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं। नहीं करूंगा। श्याम ने कहा ठीक है, मैं पूरा काम करूंगा। श्याम पूरा बेचारा एकदम धूप में 45 डिग्री का टेम्परेचर, 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा है, ऑर्डर ला रहा है, सामान पहुंचा रहा है, दुकान खोल के बैठ रहा है। इस तरीके से करते करते पूरा साल बीत गया। ठीक है, और परसों 31 मार्च है। 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, वही खाता बना, पूरा प्रॉफिट लॉस बना, प्रॉफिट निकला। तो राम साहब आ गए, लाओ भैया हमारा प्रॉफिट लाओ आधा। उन्होंने कहा आधा कैसे? भैया बराबर बराबर का पैसा लगाया है, तुमने भी 10 लाख लगाया, मैंने भी 10 लाख लगाया, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? 50-50 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब बताइए जरा, श्याम के दिल में क्या बीतेगी? सोचिए, हमें भी नहीं करना चाहिए था। श्याम के दिल में क्या बीतेगी? श्याम के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो? बोलिए, इनजस्टिस है? तो श्याम चलिए मजबूरी में तो हो सकता है प्रॉफिट बांट ले, लेकिन क्या वो ऐसे में पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहेगा? क्यों नहीं चाहेगा? सारा काम नहीं करना है। क्योंकि प्रॉफिट ठीक है, राम ने और श्याम ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन का बराबर कर दिया, लेकिन राम ने कोई काम तो नहीं किया ना, तो श्याम को उसकी मेहनत के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, जो उसे नहीं मिला। अब ऐसे में श्याम एक साल को कोई तरह काम चला लेगा, दूसरे साल भी चलिए चला लेगा, लेकिन थर्ड ईयर उसके घर वाले कहेंगे क्या कर रहे हो तुम, सारा दिन तुम मेहनत करते हो, दौड़ भाग करते हो, और वो राम जो है अपने घर में एसी लगा के सोता रहता है। पार्टनरशिप को क्या करो, खत्म करो, तुम अपना काम करो, अकेले कम कमाना मंजूर है, लेकिन पार्टनरशिप ना करो। होगा या नहीं होगा? तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू होगी या नहीं होगी? तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ऐसा नहीं कि बस बराबर का प्रॉफिट बांट के खत्म, नहीं। क्या पार्टनरशिप ये सोच के फॉर्म की गई थी कि बस 1-2 साल में चला के खत्म कर देंगे? नहीं। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार्टनरशिप क्रिएट की गई, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये मान के किया गया था द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारा तो कांसेप्ट ही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये मान के हम लोगों ने पार्टनरशिप करी है, ये सोच के थोड़ी करी कि बस 1-2 साल करके धोखा देकर के दगा देकर के निकल जाएंगे। ये वो इलीगल हो गया है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब देखिए 2 बातें आई। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के समय हमें कौन कौन सी बातों पे फोकस करना है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब अगर मान लीजिए कैपिटल सबकी अलग अलग है, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था कि 10 लाख और 5 लाख है, तो क्या प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए? प्रॉफिट शुड बी इक्वल? नो, अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया कि राम एंड श्याम बोथ कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल इक्वली, दोनों ने बराबर के पैसे लगाए, लेकिन राम इज लिविंग पार्टनर एंड श्याम इज एक्टिव पार्टनर। इन सच केस आल्सो जब पीएसआर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होना चाहिए, यहाँ किसका ज्यादा होना चाहिए? श्याम का ज्यादा होना चाहिए और राम का कम होना चाहिए। अनंत तुम ये बात मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? हमें लग रहा है तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है कुछ? बोलो, हम सही बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, न्याय वाली बात कह रहे हैं, अन्याय वाली बात नहीं कह रहे हैं, जस्टिस की बात हो रही है। क्यों भाई हो रही है ना? थर्ड, अब तीसरी बात आती है। सपोज कर लेते हैं राम और श्याम भाई 2 पार्टनर हैं, दोनों ने बराबर के पैसे लगाए, लेकिन जिस तरीके के बिजनेस को ये कर रहे हैं उसमें सपोज कर लीजिए कि राम और श्याम ने मिलकर के एक सलून स्टार्ट कर लिया, ब्यूटी पार्लर सलून, और राम को बाल काटने का काम भी लगा है, ये उसकी क्वालिटी भी है, उसको ये काम आता नहीं है। तो अब राम और श्याम ने बराबर के पैसे लगाए, ठीक है, श्याम और राम और श्याम दोनों बराबर बिजनेस में काम भी कर रहे हैं, लेकिन श्याम अपनी एबिलिटी का भी यूज कर रहा है। उसकी स्पेशल एबिलिटी क्या है जो श्याम के पास नहीं है? उसे बाल काटना आता है। अगर राम ना होता तो हमें दूसरा
आपकी हायर करना पड़ता है या नहीं? दूसरा बार बार हमें हायर करना पड़ता, ये तो सैलरी देनी पड़ती, लेकिन यहाँ हमको सैलरी नहीं देनी पड़ रही। और ये काम कर कौन रहा है? राम। फिर वही बात हुई, जब साल के अंत में प्रॉफिट निकला तब राम ने कहा, श्याम ने प्रॉफिट बराबर बराबर बांटने की बात कही, तो राम कहेगा ना भैया कि मैंने अपनी एबिलिटी भी तो यूज करी है, उसके बदले मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार फिर से इनजस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ नहीं? तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है पार्टनरशिप बिजनेस में। ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू एफर्ट्स मेड बाय द पार्टनर्स, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज, इन सब को कंसीडर करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा? प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन ऐसी पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसी काम के लिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सके, अकॉर्डिंग टू एफर्ट्स गिवन बाय द पार्टनर्स हो सके, या फिर अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ऑफ पार्टनर हो सके, इस काम के लिए बच्चों हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया अकाउंट और बनाते हैं कि पीएल अकाउंट बनाने के बाद। पीएल अकाउंट को आपने बना दिया किस काम के लिए? पीएल अकाउंट इट वाज जस्ट टू ascertain the value of profit or loss। पीएल अकाउंट से आपने बनाया, क्यों बनाया? ताकि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें, जान सकें। आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू पता चल गई। अब इसका बंटवारे का काम है। इसका क्या काम आती है? इसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम। इसके लिए जो कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसके लिए हम लोग एक नया अकाउंट इसमें क्रिएट करते हैं, इसमें पार्टनरशिप बिजनेस में, और इसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे यार, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट पीएल अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसकी जरूरत हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि कोई एग्जैक्टली, अभी आपने इस बात को पकड़ लिया। सोल प्रोप्राइटर में इस अकाउंट को बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी? Because in that business profit was not to be distributed। की जरूरत थी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की? थी नहीं थी, लेकिन पार्टनरशिप में है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बच्चों, प्रॉफिट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिससे किसी भी पार्टनर के साथ अन्याय, इनजस्टिस ना हो सके। हर एक पार्टनर को उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके एफर्ट्स, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिल सके। इसके लिए हम लोग एक नया अकाउंट और क्रिएट करते हैं। नाम क्या है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं ना? आगे का भाग, आगे का पार्ट। किसके आगे का पार्ट? इस अकाउंट के आगे का पार्ट है पीएल अकाउंट। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। What was the purpose of PL account and what is the purpose of PL appropriation account? The purpose of PL account was to find the net profit. Exactly. The purpose of PL account was to find out the net profit or net loss. But what was the purpose of PL appropriation? Of this account is to ascertain
certain नहीं, to distribution. The purpose of this account is Appropriate distribution of appropriate distribution of profits among the partners. ठीक है, समझ गए? इस अकाउंट का उद्देश्य, पर्पस, इंटेंशन क्या है कि पार्टनर्स के बीच में सबको एक सूटेबल प्रॉफिट मिल सके, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट मिल सके। एप्रोप्रिएट का मतलब कि उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनके ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, विच अकाउंट? Profit and loss. तो अब जैसे कि अगर आपको याद होगा कि आप पीएल अकाउंट जब स्टार्ट करते थे तो किससे स्टार्ट करते थे? या तो जीपी से या तो एनपी से, सॉरी जीपी से या ग्रॉस लॉस से। याद है आप यहाँ लिखते थे आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या यहाँ पर ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, ये लिखा करते थे। याद आया? तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग किससे करेंगे? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आपको मिल चुका है, कहां से मिल चुका है? आपने पीएल अकाउंट स्टार्ट किया, बना लिया। अब पीएल अकाउंट से आपने कौन सा प्रॉफिट फाइंड आउट किया? नेट प्रॉफिट। तो हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बच्चों, इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? वी विल स्टार्ट दिस अकाउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, किस चीज के लिए? नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट की वैल्यू ली, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया? प्रॉफिट की वैल्यू, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। अब इसके बाद इसी नेट प्रॉफिट में हम सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे जो हमें अदर एडजस्टमेंट्स करने हैं, और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। व्हिच प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? नेट प्रॉफिट जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट असर्टेड फ्रॉम पीएल अकाउंट, एंड डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। नेट प्रॉफिट आपने सही कहा, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, और डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट का वैल्यू जो पार्टनर्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आपके पास 3 काइंड्स ऑफ प्रॉफिट हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से फाइंड आउट होगा? ट्रेडिंग से। नेट प्रॉफिट पीएल से, और डिविजिबल प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, जब आप इस नेट प्रॉफिट में सारे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे जो भी लोग सीखने जा रहे हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी फाइनली, इट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर होगा ये? अब ये डिविजिबल प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन से कैसे निकलता है, क्या क्या हमें और एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, ये अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में सीखना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इसका बच्चों, ठीक है, कि पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबका अकाउंटिंग मेथड सेम होता है, ठीक है, रूल्स वही सारे अप्लाई होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर इनकम स्टेटमेंट। बस फर्क यहाँ पर किया जाता है कि सोल प्रोप्राइटर में हमें प्रॉफिट किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो हम लोग एक और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएटली, है ना।